बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि 15 सितंबर से इंशाल्लाह हमारी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की एक बहुत ही वास्ट और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस रखने वाली ब्रांच है। ठीक है, इस ब्रांच की इम्पोर्टेंस को अगर हम चाहें कि हम इसको एक पैराग्राफ में या इसको हम कुछ सेंटेंसेस में एक्सप्लेन कर सकें तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसकी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि इसका हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इवन के हमारी बॉडी के अंदर जो तमाम हमारा लिविंग सिस्टम है, इसमें जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। ऑर्गेनिक इन नेचर हैं तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शंस। इसके अलावा जो हमारे लाइफ मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि प्रोटीन्स हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गई, विटामिन्स हो गई, ये सब के सब जो हैं वो कार्बन एटम्स के बने हुए हैं। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। हम अपनी मेडिसिन के लिए, हम अपनी फूड के लिए, हम इवन के क्लोथिंग के लिए भी डिपेंडेंट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। जो हमारे केमिस्ट हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं, इन्होंने प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, प्रिजर्वेटिव्स, मेडिसिन्स, पेंट्स, वार्निश, टेक्सटाइल फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, डाइज जो कलर्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स जो मेकअप के प्रोडक्ट्स आ गए, डिटर्जेंट्स जो हम ये वॉशिंग पाउडर्स वगैरह यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट को किल करने के लिए यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजर्स जो हम खाद्यों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, फाइबर हो गया, पेंट्स और वार्निश हो गए, प्रिजर्वेटिव्स हैं, और मेडिसिन्स, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, जिनको हम अपनी आम लाइफ में हर जगह हर तरह से यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से सिंथेटिक कंपाउंड्स भी बनाए गए हैं। और इससे क्या हुआ है कि इससे हमने जो नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट्स थी उनकी शॉर्टेज को ओवरकम कर लिया। अगर हम सिर्फ इस बात पे डिपेंड करते कि जो हमें कुदरती तौर पे प्रोडक्ट्स मिल रही हैं हम उन्हीं को यूटिलाइज़ करते तो वो हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एक शॉर्टेज का टाइम पीरियड आ जाना था। डेफिनेटली हर सोर्स जो होता है वो ख़त्म हो जाता है अगर उसको हम एक्सेसिवली यूज़ करें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने हमारी हेल्प की है इस तरह से कि हम ऑर्गेनिक सोर्स के साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फ़ायदा उठाते हुए अपनी डेली हाउस होल्ड की और अपनी डेली रूटीन लाइफ की बहुत सी चीज़ों को खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इवन क्या आप ये समझ लें कि शायद हम एग्जिस्ट ही ना करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बगैर, क्योंकि आपको पता है कि हमारी लिविंग बॉडी, लिविंग सिस्टम ही ऑर्गेनिक इन नेचर है। केमिकल रिएक्शंस ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, हमारे लाइफ मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। इवन के जो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस जो हैं ये हमारे पास सबसे वास्ट और इम्पोर्टेंट रिजर्वायर हैं, सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ठीक है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स से ऑब्टेन करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं ये हमें पता है कि प्लांट्स और एनिमल के डिके से आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि प्लांट और एनिमल के डिके हो जाने के बहुत लंबा अरसा बाद जब हम उनके फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं तो उनसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, जिनमें हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट सोर्स कौन कौन से हैं, पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस का। सबसे पहले है हमारे पास कोल। कोल कैसे बनी जी। कोल के बारे में ये यकीन किया जाता है कि 500 मिलियन साल पहले ज़मीन के नीचे जो ट्रीज़ थे, जो दफन हो गए थे ट्रीज़, उनकी एक बैक्टीरियल और केमिकल डीकम्पोजिशन से हमारे पास जो है वो कोल बनती है। ठीक है, अब वो दरख्त जो 500 मिलियन साल पहले ज़मीन में दफन हुए उन पे बैक्टीरियल और केमिकल डीकम्पोजिशन जब हुई तो वो पीट में कन्वर्ट हुए। ठीक है, आपके सामने ये रिएक्शन भी मौजूद है। वुड है, ये कौन सी वुड है, डेड प्लांट्स और ट्रीज़ की वुड है। बैक्टीरियल और केमिकल डीकम्पोजिशन से ये पीट में कन्वर्ट हो गई और फिर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये लिग्नाइट में कन्वर्ट हुई, देन बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट हुई और एट द एंड ये एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो गई। कोल जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। कब, जब इसकी हम कार्बनाइजेशन करवाते हैं या इसकी हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है, जिसके रिएक्शंस आप आगे पढ़ भी चुके हैं। कोल को जब हम एयर की एब्सेंस में और तकरीबन 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है कोल गैस एंड कोल तार के अंदर। जो कोल तार है इसके पास लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको फिर हम फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। इस तरह ये हमारे पास जो है वो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पर काम करती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल भी है हमारे पास। जियोलॉजिकल सर्वे जब पाकिस्तान में किया गया तो देखा गया कि पाकिस्तान में जो टोटल कोल के सोर्सेज हैं वो हैं हमारे पास 184 बिलियन टोन्स, और इनमें से जो 80% कोल है उसको हम यूज़ कर लेते हैं लाइम किल्स, यानी कि जो ईंटें बनाने वाले भट्टे होते हैं उनमें ईंटें बनाने के पर्पज़ के लिए उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ क्वांटिटी हम अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो बहुत से एफर्ट्स बनाई जा रही हैं कि हम कोल बेस्ड पावर यूनिट्स बनाएं ताकि जो हमारी बिजली है वो
सस्ती हो सके और आम हो सके, सिंध कोल अथॉरिटी और डायरेक्टरेट ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, तीनों सूबों के जो डायरेक्टरेट ऑफ मिनरल डेवलपमेंट हैं प्लस सिंध कोल अथॉरिटी ने, ये सब जो हैं वो इस कार्य खैर में कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोल बेस्ड पावर जनरेशन बनाएं ताकि हमारी आवाम के लिए आसानी हो, हमारे लिए एनर्जी का सोर्स जो है वो इजीली अवेलेबल हो और हम सस्ते से सस्ता फ्यूल यूज़ करके जो है वो इसको चला सकें। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेचुरल गैस। नेचुरल गैस ये वही गैस है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पे सुई गैस तो बहुत आम पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे मिनरल ऑयल और कोल की प्रोडक्शन बहुत कम है। तो ऐसे ममालिक जैसे कि पाकिस्तान है कि जहाँ पे कोल की प्रोडक्शन और मिनरल ऑयल की प्रोडक्शन कम है, वहाँ पे हमारे पास चीपेस्ट सोर्स कौन सा है एनर्जी का? नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस का मेजर पोर्शन जो है वो मीथेन होती है, CH4 है। और नेचुरल गैस होती क्या है? ये लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, और लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का ये मिक्सचर होगी और ये ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से बनती है। और इसके अलावा इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में और होम में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पेट्रोलियम। मिनरल ऑयल जो हमारे पास होता है, मादनी तेल जिसे हम आम जुबान में कहते हैं, ये बेसिकली पेट्रोलियम ही होता है। कब? जबकि ये अपनी पूरी रिफाइंड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी अदर फ्रैक्शन प्रेजेंट ना हो। ये रिफाइंड फॉर्म में जो पेट्रोलियम होता है इसको हम मादनी तेल यानी कि मिनरल ऑयल कहते हैं। और ये ऑर्गेनिक मैटर, कौन सा ऑर्गेनिक मैटर? जो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेगा, उनकी स्लो डिकम्पोजिशन से जो है वो बनता है। और रॉक्स से जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसका ब्लैक सा कलर होता है, ये ब्लैकिश लिक्विड होता है। और तब इसको हम कह रहे होते हैं कि ये क्रूड ऑयल है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक से जब इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लैकिश लिक्विड होगा और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्रूड ऑयल कहेंगे। इस क्रूड ऑयल को जब हम रिफाइन कर लेंगे तो हमें पेट्रोलियम के डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलेंगे, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर 4 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो काम कर रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इस समझ लेंगे, ये मस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है। ऑयल रिफाइनरीज कौन कौन सी हैं पाकिस्तान में और इनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? सबसे पहले ये है हमारे पास अटक ऑयल रिफाइनरी, और ये मोरगा के नज़दीक जो कि रावलपिंडी का इलाका है वहाँ पाई जाती है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी 1.25 मिलियन टन्स है। इसके अलावा कराची में 2 ऑयल रिफाइनरीज पाई जाती हैं और इनकी कैपेसिटी है 2.13 मिलियन टन्स। इसके अलावा जो चौथी ऑयल रिफाइनरी है वो है हमारे पास पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, और ये मोहम्मद कोट नियर मुल्तान में पाई जाती है। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरीज है पाकिस्तान की। इनकी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी भी गिवन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका, आपने इसको मस्ट करना है इसको। सबसे एंड पे है हमारे पास पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस और इनका एक टेबल गिवन है आपके पास, जहाँ पे आपके पास इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स की रेंज भी है, इनकी कंपोजिशन भी है और इनके यूजेस भी हैं, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो मेरा मशवरा यही है आपको, और मेरी एडवाइस भी यही है कि आप इस टेबल को पूरा याद करें, ठीक है। अगर आप पूरा याद नहीं कर सकते तो इसके फ्रैक्शंस के नेम लाजमी याद करें, इनके यूजेस लाजमी याद कर लें और बॉइलिंग पॉइंट्स लाजमी याद कर लें। लेकिन पहली एडवाइस मेरी यही है कि आप 2-2 करके, 3-3 करके, 4-4 करके बेशक याद कर लें। अभी दिन है, आप इसको पूरा याद करें, कंपोजिशन भी लाजमी याद करें, बॉइलिंग पॉइंट रेंज भी याद करें, प्लस यूजेस भी याद करें। ये आपका MCQs में आ सकती हैं। फ्रैक्शन नंबर 1 है नेचुरल गैस, फिर है हमारे पास पेट्रोलियम ईथर, फिर है लिग्रोइन और नेफ्था, गैसोलीन है, केरोसिन ऑयल है जिसको हम गैस ऑयल भी कहते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स या ग्रीसीज हैं, पैराफिन है और इसमें एस्फाल्ट और पेट्रोलियम कोक है। अच्छा, इनमें से अगर मैं आपको बताऊं तो आपने पैराफिन की, केरोसिन ऑयल की, गैसोलीन की, नेचुरल गैस की और पेट्रोलियम ईथर, इनको आपने लाजमी तौर पे पूरा याद करना है विद बॉइलिंग पॉइंट, विद देयर यूजेस एंड विद देयर कंपोजिशन। अल्लाह हाफिज़।